नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आपने आरटीआई के बारे में तो सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में लागू की गई थी। आज उसके 20 साल पूरे हो चुके हैं। 20 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आज सरकार उसमें क्या क्या प्रावधान कर रही है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। देखिए, आप कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सरकारी अधिकारी है काम नहीं कर रहा है, या आपकी ग्राम पंचायत है काम नहीं कर रही है, या किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप आरटीआई लगा सकते हो, जिसके तहत आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लिए एक नोडल ऑफिसर निर्धारित किया जाता है। वो आपके रिपोर्ट को देखेगा, देखने के बाद फिर उसके बाद एक प्रकार से उसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद आप तक रिटर्न में मेल आएगा पीडीएफ के रूप में, फिर आपकी कार्रवाई आगे चलेगी। यानी कि जो आपने जवाब मांगा है वो जवाब सरकार देने के लिए इस आरटीआई के थ्रू बाध्य है। तो आरटीआई बहुत ही लाभदायक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये प्राथमिक सूचना होती है जो आपको मांगने का अधिकार होता है, आपका राइट है, अधिकार है ये, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई रखा गया है। आज इसके 20 साल पूरे होने पर क्या क्या चीजें की गई है सरकार के बारे में हम देखते हैं। सरकार किस प्रकार की चीजें लागू कर रही है और कैसे इनका प्रावधान किया गया है। तो देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 के 20 वर्ष पूरे। आरटीआई अधिनियम 2005 संबंधी तथ्य क्या है, उनके ऊपर हम चर्चा करें। तो हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसका कारण क्या है। तो अक्टूबर 2025 में सूचना का अधिकार, जो आरटीआई अधिकार बोला गया है, 2005 के कार्यान्वयन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अगर मैं बात करूं तो एक अध्ययन किया गया है, जिसमें इसकी कार्य पद्धति की गंभीर खामियों को उजागर किया गया कि इसमें क्या क्या कमियां रही हैं, उनके बारे में उजागर किया गया। 20 साल लगा दिए इसकी कमियां उजागर करने के लिए। और जो यह दर्शाता है कि पारदर्शिता प्रणाली पर गंभीर दबाव है, जो कि पार्शियलिटी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत गहरा दबाव है, ये दर्शाने का काम यहाँ पर कर रहा है। आरटीआई अधिनियम 2005 संबंधी मुख्य तथ्य क्या है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2005 में जो अधिनियमित सूचना के अधिकार आरटीआई को लागू किया गया था, इसका उद्देश्य था नागरिकों को लोक पदाधिकारियों द्वारा धारित जानकारी तक आबाद पहुंच प्रदान कर सके। लोग अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जांच प्राप्त कर सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें, ये इसका कार्य था, इसका उद्देश्य था। और यह शासकीय कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स हैं उनमें पार्शियलिटी दिखाता है, उनमें इसको बढ़ावा देता है, पारदर्शिता को। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरदायित्व को सुदृढ़ीकरण करने के लिए और लोक संस्थानों में सुशासन सिद्धांतों में सुधार लाने के लिए अभिकल्पित किया गया था। जितने भी सुशासन क्षेत्र हैं, जितने भी प्रशासक क्षेत्र हैं, उनमें सुशासन लाने का सिद्धांत किया गया था। और इसमें लोगों के उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के लिए ये लाया गया था, लोक संस्थानों में सुशासन के लिए। अब लोक संस्थानों में सुशासन हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी जानकारी आप आरटीआई के थ्रू ले सकते थे। पुणे में शहीद रजा बर्नी द्वारा एक आरटीआई दायर की गई थी। उन्होंने इस आरटीआई के तहत, कानून के तहत दायर की गई पहली आरटीआई के अंदर स्थानीय निकायों सहित सरकार के सभी स्तरों पर परिवर्तनीय एक रिपोर्ट उसने मांगी थी। उसने कहा था कि भाई पहली आरटीआई इसने रिपोर्ट करी, शाहिद रजा बर्नी, किसके द्वारा की गई है ये नाम याद रखना, और पहली आरटीआई की गई। इसने यह अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों सहित सरकार के सभी स्तरों पर परिवर्तनीय है, यानी कि किसी भी लेवल के अधिकारी पर आप लगा सकते हो। धारा 8(2) इसमें कहता है कि इसके अंतर्गत आप लोकहित का शासकीय गुप्त बात से अधिक महत्वपूर्ण होने पर इसका प्रकटीकरण किए जाने की अनुमति है। अगर यदि गुप्त बात से अधिक महत्व है तो इसको प्रकट किया जा सकता है, अदरवाइज ये गोपनीय रखी जाती है। धारा 22 के अंतर्गत आरटीआई जो है वो अधिनियम 2005 को अन्य कानूनों के साथ किसी भी विसंगति को दिशा में वरीयता दिए जाने के लिए, कोई भी विसंगति है, कोई भी ऐसी स्थिति है जिसके अंदर कुछ सूचना प्राप्त करनी है या कि कोई जानकारी है कि इसमें सुधार करना है, तो उसको वरीयता देने के लिए सुनिश्चित किया गया है। ठीक, अक्टूबर 2025 में सूचना अधिकार जो है उसको आरटीआई अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन के लिए 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी समय लागू किया गया था। प्रदत्त छूट क्या है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आरटीआई 2005 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद नागरिक कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त करने का हकदार नहीं है।
ये लगाने के बाद भी सूचना नहीं दी जाती है नागरिकों को, कितनी असमंजस की बात है। जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को क्षति पहुंचा सकती हो, अन्य देशों के साथ साथ उनके संबंधों को प्रभावित कर सकती हो, इससे किसी अपराध का उद्दीपन हो सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 मूल रूप से आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक को जो भी पहले हो पद ग्रहण करते हैं, उनका वेतन एवं सेवा की शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होती रही या उन्हीं के समान होती थी। उसके अलावा हालांकि वर्ष 2019 में संशोधन ने इसे बदल दिया, जिसे केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनके कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति मिल गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आरटीआई अधिनियम 2005 की, तो आरटीआई अधिनियम 2005 ने क्या किया है, तो मैं बात करता हूं आरटीआई अधिनियम 2005 की उपलब्धियां क्या हैं। तो इससे सार्वजनिक निधि के उपयोग में जवाबदेही बढ़ी है। जितनी भी सार्वजनिक उपयोग रहा है इसका, उसकी निधि जो रही है उसमें जवाबदेही बढ़ी है, जिससे नागरिकों को मनरेगा, निधि का मतलब होता है पैसा, मैं बता देता हूं, जिससे नागरिकों को मनरेगा व पीडीएस रिकॉर्ड और स्थानीय विकास परियोजनाओं तक जो पहुंच प्राप्त हुई है, लीकेज एवं दुरुपयोग में कमी आई है। कहते हैं कि इसमें कमी भी आई है, दुरुपयोग में, जो भी मनरेगा वगैरह के लिए दुरुपयोग हो रहा था उसमें कमी आई है, पीडीएस रिकॉर्ड हुआ है इसका, ठीक है। और सार्वजनिक निधि के उपयोग में जवाबदेही बढ़ी है। सार्वजनिक निधि मतलब जो पब्लिकली पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। इससे आदर्श सोसाइटी, 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेलों जैसे हाई प्रोफाइल जो घोटाले उजागर हैं, साथ ही सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण किया है तथा उन्हें यह बोध कराया है, यह ज्ञान कराया है कि उनके कार्य सार्वजनिक जांच के अधीन है। यह बात करने का फैसला यहां पर किया गया। आखिर ये काम कैसे करती है तो मैं आपको दिखा देता हूं। एक नोडल ऑफिसर मॉड्यूल होता है, सिटीजन होते हैं, सिटीजन फाइल करेगा, न्यू रिक्वेस्ट आएगी, नोडल ऑफिसर इसे एक्सेप्ट करेगा, फिर ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा कंसर्न पीआईओ के लिए, पीआईओ के पास जो कंसर्न करेंगे इस चीज को, फिर ट्रांसफर करेगा रिक्वेस्ट पीए के पास, जो अदर पीए होंगे उनके पास, फिर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के साथ अप्लीकेंट के थ्रू जो चीज आई है उसको रिटर्न भेजेगा अप्लीकेंट के पास। इस प्रकार से वर्क करता है, इस चीज को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आरटीआई अधिनियम 2005 के समक्ष जो प्रस्तुत है उसकी चुनौतियां क्या है उसके बारे में बात करूं, चैलेंजेस क्या हैं तो उनके बारे में अगर बात की जाती है तो आरटीआई अधिनियम 2005 के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं तो मैं आपको बता दूं। अत्यधिक विलंब, देरी ज्यादा है इसमें, विलंब ज्यादा लग जाता है, स्लो प्रोसेस है इसका। सूचना आयोग आईसी में किसी मामले के निपटान के लिए 1 वर्ष से ज्यादा समय लग जाता है। कुछ राज्यों में तो ये विलंबता बहुत अधिक है। अगर मैं बात करूं तेलंगाना में यह अनुमानित है कि 29 वर्ष और 2 माह एवं त्रिपुरा में 23 वर्ष रिक्त पद 23 वर्ष हैं। रिक्त पदों की अगर मैं बात करूं, इतनी लंबी चीज चल रही है तो बहुत मतलब ये देखने को मिलता है कितना स्लो प्रोसेस है। रिक्त पदों की अगर मैं बात करूं, खाली पोस्ट की, तो वर्ष 2023 और 2024 के बीच नए आयुक्तों की नियुक्ति न होने के कारण 6 सूचना आयोग अलग अलग अवधि के लिए पूर्णतः निष्क्रिय कर दिए गए हैं या हो चुके हैं। वर्तमान में झारखंड और हिमाचल प्रदेश आयोग निष्क्रिय है, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग CIC, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश आयोग मुख्य रूप से आयुक्त के बिना काम कर रहे हैं, आयुक्त नहीं काम कर रहे हैं। हिमाचल और झारखंड तो निष्क्रिय ही कर दिए गए हैं। कितनी बड़ी सोचने वाली बात है। तो क्यों? क्योंकि आयुक्तों की भर्ती ही नहीं हुई। भर्ती नहीं होगी तो फिर कैसे? तो भर्ती तो करनी पड़ेगी। विधायी परिवर्तनों के माध्यम से शरण आरटीआई की अगर मैं बात करता हूं तो संशोधन अधिनियम 2019 के केंद्र में सरकार को उनका कार्यालय और वेतन निर्धारित करने का अधिकार देकर सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को कम कर दिया है। साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अगर मैं बात करूं तो अधिनियम 2023 के धारा 8(1) में संशोधन किया है, जिससे लोक सेवकों सहित सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण में छूट मिली है। दूसरा, छूट का विस्तार क्या है? तो छूट का विस्तार यह है कि सरकारी विभाग अक्सर शासकीय जो गुप्त बात है उसका अधिनियम 1923 की राष्ट्रीय सुरक्षा
प्रावधानों का हवाला देते हैं। ये देते हुए बोलते हैं कि आरटीआई के तहत जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों का नुकसान हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा में अड़चन आ सकती है। और साथ ही कहते हैं कि उदाहरण दिया है उन्होंने रो, CERT इन जैसी एजेंसियों को आरटीआई अधिनियम 2005 के दूसरी अनुसूची के तहत छूट प्राप्त है। ठीक है, वो राष्ट्रीय सुरक्षाओं का हवाला देकर के इस चीज को रोक देते हैं, इनकार कर देते हैं कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां भी मिलती हैं। जो आरटीआई का कार्यकर्ता हैं उनको धमकियां मिलती हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं को बोला जाता है कि उत्पीड़न, हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार को उजागर करने के जोखिम से बचते हैं। विभिन्न कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, उस पर विभिन्न कार्यकर्ताओं पर हमले भी हुए हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। जबकि अगर मैं बात करूं विसल ब्लोअर की अगर मैं बात करता हूं, संरक्षण अधिनियम आया था एक, ठीक, उस अधिनियम ने 2014 के तहत सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन अभी भी स्थिर है। उनका क्रियान्वयन अभी स्थिर ही है, आगे प्रोसेस में नहीं आया है। ठीक, ये सोच के देखिए। आरटीआई ढांचे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको। सूचना आयोग सुदृढ़ बनाना, पारदर्शी समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से आईसी की समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करना और आयोगों को पर्याप्त स्टाफ, प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचा प्रदान करना। साथ ही लंबित मामलों को कुशलतापूर्वक कम करने के लिए आयुक्त के लिए प्रदर्शन मानक स्थापित करना कि भाई जितने भी कमी है, जितने भी मामले लंबित पड़े हुए हैं, उनको कम से कम समय में जल्दी से निपटान किया जाए और जितना स्टाफ कम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पूर्ति की जाए और फिर इन कामों को आगे सुचारू रूप से किया जाए। प्रौद्योगिकी का समेकन अगर मैं बात करूं, AI चैटबॉट स्वचालित सहायक नागरिकों को आरटीआई आवेदन तैयार करने में मदद कर सकते हैं। AI का यूज आजकल किया जा सकता है, डिजिटली बहुत मजबूती से चल रहा है। जबकि ब्लॉकचेन डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। आरटीआई पोर्टलों का डिजिलॉकर और रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ एकीकरण आवेदन तक पहुंच एवं उनकी निगरानी में सुधार ला सकता है। अगर उसका डिजिटलीकरण कर दिया जाए तो लोग उसको इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे उस पर ट्रैक कर सकते हैं उन चीज़ों को, और ट्रैक करने के बाद आगे उन पर कार्य कर सकते हैं। कानून का कठोर अनुपालन अगर मैं बात करूं तो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत, धारा 4 क्या कहती है, अंतर्गत अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा अनुचित अस्वीकृति का या विलंब के मामलों में लोक सूचना अधिकारियों PIO पर दंड लगाया जाए ताकि जो आरटीआई परिवर्तन को सशक्त किया जा सके। पारदर्शिता यानी कि पार्शियलिटी और जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 के अंतर्गत समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। आरटीआई कार्यकर्ताओं का संरक्षण किया जाए। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जो अभी तक शिथिल पड़ा हुआ है, उसको पूर्ण रूप से लागू करने के बाद जिसमें गुमनाम शिकायतें और आपातकालीन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था एवं आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमलों के मामले का निपटारा फास्ट ट्रैक न्यायालयों द्वारा किया जाए। जितने भी फास्ट ट्रैक न्यायालय हैं उनके द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो सरकार सिविल सोसाइटी साझेदारी के माध्यम से कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु जिला स्तरीय हेल्पलाइन, सहायता केंद्र और विधिक सहायता को स्थापित करेगी, या उनके द्वारा ये ऐसा किया जाए। अगर मैं बात करूं स्वायत्तता की आंशिक बहाली, अगर मैं बात करूं तो नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकारी विवेक पर निर्भर रहने के बजाय संसदीय निगरानी शामिल होनी चाहिए। इसमें कार्यकारी निगरानी नहीं, संसद भी इंटरफेयर हो, संसदीय निगरानी भी इसमें शामिल हो, केवल कार्यकारी विवेक पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। चाहिए अगर मैं बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा आवधिक अगर बात की जाए समीक्षा स्वतंत्रता को सशक्त कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनके द्वारा आवधिक समीक्षा स्वतंत्रता को सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, वो इसको सशक्त कर सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अपने अधिनियमन के 2 दशक के बाद, 20 साल पूरे हो चुके हैं इसको,
2 दशक के बाद आरटीआई अधिनियम 2005 को रिक्तियां जो हैं वो अधिक विलंब, कमजोर स्वायत्ता कार्यकर्ताओं को खतरा सहित अगर मैं बात करूं तो प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं को हिंसा का डर सताने लगा, उनकी हत्या कर दी गई, इस प्रकार का डर उनको सताने लगता है, कुछ पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं इसलिए, और फिर मामले लंबे चल रहे हैं, तो ये एक प्रकार से चुनौतियां हैं इसके सामने। दूसरा, सूचना आयोग को सशक्त करना, दंड लागू करना, प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना, आरटीआई कार्यकर्ताओं को की सुरक्षा करना, कानून की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं लोकतांत्रिक शासन और उद्देश्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आरटीआई में जो जो कमियां हैं उन सभी को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार का दायित्व बनता है कि इसकी रिक्तियों को पूरा करे, जो मामले लंबित पड़े हुए हैं उनको कम समय में जल्दी से जल्दी उनका निपटान करें, और जो अधिनियम है व्हिल्स ब्लोअर जो अधिनियम है, जो कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का जवाबदेह है 2014 में जो पारित किया गया था, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। इसी प्रकार की खबर जानने के लिए, इसी प्रकार की ताज़ा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं नवीन यादव इसी के साथ आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।